हेलो स्टूडेंट, मैं संजय चौहान, भूगोल का अध्यापक। हम 11वीं क्लास का लेसन नंबर 3 पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अध्ययन कर रहे थे, जिसमें हमने पृथ्वी की आंतरिक संरचना के जो जानने के जो स्रोत थे, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष स्रोत के बारे में पढ़ा था। पिछला जो वीडियो था उसके अंदर हमने चुंबकीय क्षेत्र और भूकंप के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने भूकंप की परिभाषा, भूकंप का मापने वाला यंत्र, भूकंप को मापने वाली स्केल, इनके बारे में पढ़ा। इसके साथ हमने भूकंप से उत्पन्न होने वाली 3 मुख्य तरंगे P, L, S के बारे में पढ़ा। हमने देखा P तरंग की जो गति कैसी है, L तरंग की गति कैसी है, S तरंग की गति कैसी है। इसके बाद हमने देखा बच्चों कि पृथ्वी के अंदर ये कंपन किस कारण से होता है या कैसे होता है, जिससे ये धरातल पर भूकंप पैदा करता है। और हमने देखा कि भूकंप के आने के जो कारण है वो कंपन है, और कंपन का जो कारण हमने पढ़ा था चट्टानों का खिसकना, ऊर्जा का मुक्त होना, भ्रंश की दरारों का विपरीत दिशा में गमन करना, ये सारे हमने देखे थे। आज हम बच्चों इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि भूकंप के जो छाया क्षेत्र, हमने देखा था पिछले वीडियो में कि भूकंप क्या है, परिभाषा, ये सब पढ़ ली हमने। लेकिन अब इस वीडियो के अंदर अब हम भूकंप के छाया क्षेत्र का उद्गम के बारे में पढ़ेंगे, जिसे हम डायग्राम के माध्यम से समझाने की कोशिश भी करेंगे। ठीक है बच्चों, तो आज हम भूकंप के छाया क्षेत्र में देखते हैं जहाँ कोई भी भूकंपीय तरंग अभिलेखित नहीं होती है, उसे भूकंपीय छाया क्षेत्र कहते हैं। तो बच्चों इसमें क्या कहा गया है, वो स्थान या पृथ्वी का वह भाग जहाँ पर कोई भी भूकंप की तरंग, चाहे वो P हो, चाहे L हो, चाहे S हो, वो नहीं पहुँचती हैं, उस क्षेत्र को भूकंप छाया क्षेत्र कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में ये डायग्राम बनाना हो, जैसे ये हमारी पृथ्वी को एक शॉर्ट डायग्राम के माध्यम से समझाएंगे। जैसे ये हमारा भूकंप का उद्गम केंद्र, ये हो गया उद्गम केंद्र, और ये हमारा हो गया अधिकेंद्र। ये हमारा हो गया कौन सा बच्चों, अधिकेंद्र। और हमने पिछले वीडियो में उद्गम केंद्र और अधिकेंद्र की परिभाषा, और यहाँ से जब ये तरंगे जाती हैं और अलग अलग परतों के अंदर गमन करती है। और आपको मालूम ही है पृथ्वी की 3 परतें हैं, जिसका जो आंतरिक भाग है, जो क्रोड के रूप में जाना जाता है, वो किस अवस्था में होता है बच्चों, द्रव्य अवस्था में देखने को मिलता है। और बाकी जो सारा जो भाग है वो बच्चों किस अवस्था में रहता है, ठोस अवस्था में रहता है। जब ये तरंगे इस दिशा से आगे चलती हैं, जो सबसे पहले निकलती वो होती है तरंग P तरंग। कौन सी तरंग, P तरंग। और P तरंग ऐसे सीधी चली जाती है। लेकिन S तरंग जो आती है वो जैसे द्रव्यावस्था में आती है वो अपना दिशा बदल लेती है, और अपनी क्या कर लेती है, दिशा बदल लेती है। और इस तरह ये S तरंग गति करती है, दोनों साइड इसी तरह ये गति करती रहती है। और इस तरह ये S तरंग बन गई और ये हो गई P तरंग। तो P तरंग और S तरंग के बीच में जो यहाँ पर P तरंग और S तरंग के बीच में यहाँ पर जो कोई तरंग नहीं पहुंची, कोई भी तरंग नहीं पहुंची, उस तरंग, उस भूभाग या उस भाग को हम क्या कहते हैं, भूकंपीय छाया क्षेत्र। क्योंकि ये जो इस हिस्सा बचा है वो क्या बच गया, खाली, जहाँ पर कोई प्रकार की भूकंपीय तरंग नहीं पहुंची, उसे भूकंपीय छाया क्षेत्र कहते हैं, भूकंप छाया क्षेत्र। वापस एक बार सुन लेना बच्चों, पृथ्वी का वह भूभाग या भाग जहाँ पर P, L, S जो तरंगे हैं जहाँ पर नहीं पहुँचती हैं, उस भाग को भूकंप छाया क्षेत्र कहते हैं। अब अपन द्वितीय बिंदु की बात करें, भूकंप का छाया क्षेत्र भिन्न होता है। भूकंप का छाया क्षेत्र एक समान नहीं बनता है, कहीं कहीं थोड़ा सा चेंज भी आ जाता है, क्योंकि P, L, S तरंगों की गति का आधार पर होता है, और इनकी जो छाया क्षेत्र होता है वो P, L, S तरंगों की गति के आधार पर ही देखा जाता है। यदि गति में परिवर्तन होता है तो इसके तरंगों की जो छाया क्षेत्र उसमें भी क्या मिलता है, परिवर्तन देखने को मिलता है। अगला बिंदु देखते हैं बच्चों, 105 डिग्री के भीतर किसी भी दूरी पर P व S दोनों तरंगों को अभिलेखित नहीं किया जा सकता। देखो बच्चों इसमें क्या कह रहा है कि 105 और 145 डिग्री के बीच में किसी प्रकार की तरंगों को अभिलेखित, मतलब उसको दर्शाया नहीं जा सकता। जैसे ये अपन की हमारी पृथ्वी, ये हुई पृथ्वी, ये हुई हमारी पृथ्वी, और ये पृथ्वी के ऊपर ये हो गया हमारा वापस उद्गम केंद्र। क्या हुआ बच्चों, उद्गम केंद्र।
और ये हुआ हमारा अधिकेंद्र। क्या मान लो बच्चों, अधिकेंद्र। और उद्गम केंद्र और अधिकेंद्र के बीच में कितना डिग्री बताया गया, 105 डिग्री। तो यह हो गया अपन को, मान लो ये होती है 90 डिग्री, तो यह मान लो अपन को 105 डिग्री। ठीक है, तो इसमें क्या कहा गया है, 105 डिग्री के भीतर किसी भी दूरी पर PLS तरंगों को अभिलेखित नहीं किया जा सकता। देखो 105 के ऊपर कितनी, 105 के ऊपर, और 100 यहाँ पर अमन मान लो 145 डिग्री, 145। तो 105 से लेकर 145 के बीच, 105 से लेकर 145 के जो बीच ये जो भाग है, वहाँ पर किसी प्रकार की ना P तरंग, ना L तरंग, ना S तरंग, तीनों को भी प्रदर्शित नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये जो क्षेत्र है वो भूकंप छाया क्षेत्र कहलाता है। वापस सुन लेना बच्चों, 105 डिग्री व 145 डिग्री के बीच का जो भाग है, वहाँ पर PLS जो 3 तरंगे, उनमें से किसी को भी प्रदर्शित नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये जो भाग है वो भूकंप का छाया क्षेत्र कहलाता है। अगले बिंदु की बात करें बच्चों, भूकंप लेखी अधिकेंद्र से 145 डिग्री से परे केवल P तरंगों को पहुंचने को ही दर्ज करते हैं। और अब वापस सुन लेना बच्चों, भूकंप लेखी अधिकेंद्र से 145 डिग्री से परे केवल P तरंगों के पहुंचने को ही दर्ज करते हैं। मतलब 145 डिग्री के ऊपर सिर्फ कौन सी तरंग पहुंचती है, P तरंग पहुंचती है, और उसी को ही दर्शाया जाता है। तो याद रख लेना बच्चों, ये हमारा 105 डिग्री और ये हुआ हमारे 145 डिग्री। अब इन 145 यहाँ से लेके, इस केंद्र से लेकर 145 के बीच में सिर्फ कौन सी तरंग आती है, सिर्फ P तरंग आती है। कौन सी आती है, P तरंग। ये बस याद रख लेना, अधिकेंद्र से 145 डिग्री के बीच, अधिकेंद्र से 145 डिग्री के बीच केवल सिर्फ P तरंग को ही दर्शाया जाता है, उसके ऊपर ना तो S तरंग दर्शाई जाती है, ना L तरंग। याद रख लेना बच्चों। अब अगले बिंदु की बात करें, S तरंगों को अभिलेखित 145 डिग्री से परे नहीं किया जा सकता। मतलब 145 डिग्री से ऊपर S तरंग दर्शाई नहीं जा सकती, केवल से केवल कौन सी तरंग दर्शाई जाएगी बच्चों, P तरंग ही दर्शाई जाएगी। S तरंग केवल के केवल 105 डिग्री से नीचे ही दर्शाई जाती है। याद रखना बच्चों, 145 से लेकर अधिकेंद्र के बीच में सिर्फ कौन सी तरंग होगी, P तरंग होगी, और 105 से नीचे केवल कौन सी तरंग होगी, S तरंग ही होगी। और 105 से लेकर 145 के बीच में क्या पाया जाएगा बच्चों, भूकंप छाया क्षेत्र ही पाया जाएगा। और ये जो सवाल है एग्जाम में RPC UPC के द्वारा काफ़ी बार पुटअप किया गया है कि भूकंप छाया क्षेत्र का कोण कितने डिग्री होता है, तो उसमें 105 से लेकर 145 के बीच के जो भाग है वहाँ पर भूकंप छाया क्षेत्र पाया जाता है। आगे के बिंदु को देखें, वैज्ञानिक मत के अनुसार भूकंप अधिकेंद्र 105 और 145 के बीच का क्षेत्र दोनों प्रकार के तरंगों को के लिए छाया क्षेत्र है। देखो इसमें क्या कहा, वैज्ञानिक का जो मत है कि इसमें भूकंप छाया क्षेत्र है वो 105 से लेकर 145 दोनों की तरंगों के बीच का भाग होता है। मतलब क्या कह रहा है वो आपको मैं वापस समझा देता हूँ। इसमें यह कहा जाता है बच्चों कि ये पृथ्वी है, और पृथ्वी के ऊपर जो भूकंप में छाया क्षेत्र में 2 तरंगें महत्वपूर्ण होती है, P और S, और जो P और जो S तरंगें होती हैं वही भूकंप में छाया क्षेत्र का निर्माण करती है। क्या कहती है, भूकंप में छाया क्षेत्र का निर्माण करती हैं, और उसी से ही ये इस प्रकार का रूप का निर्धारण होता है। तो भूकंप में छाया क्षेत्र में जैसे 100 इस केंद्र से, उद्गम केंद्र से भूकंप तरंग निकली और पृथ्वी के तीनों परतों को कट करती हुई जैसे ही ये पहले अपन को निकलती है S तरंग, तो S तरंग होती है जैसे द्रव्यावस्था में गमन करती है तो अपना एंगल क्या कर लेती है, चेंज कर लेती है, मतलब समकोण पर हो जाती है। और यदि P तरंग की बात करें तो वो एकदम क्या जाती है, सटीक जाती है, मतलब सीधी जाती है। और जबकि S तरंग यह होती है वो अपने जैसे द्रव्यावस्था में पहुंचती है और अपना दिशा क्या कहलाती है, चेंज। तो ये तरंग कौन सी हो गई बच्चों, S, और ये कौन सी हो गई, P। तो S तरंग लगभग कितने डिग्री तक गमन करती है, 105 डिग्री तक। कितने डिग्री तक बच्चों, 105 डिग्री तक कौन सी गमन करती है, S तरंग। और 145 डिग्री तक, 145 डिग्री तक कौन सी तरंग गमन करती है बच्चों, P तरंग। यही बात इसमें प्रदर्शित की गई है। तो इसमें वापस देख लो, वैज्ञानिक मत के अनुसार भूकंप अधिकेंद्र में 105 और 145 के बीच का क्षेत्र दोनों प्रकार के मतलब P और S
प्रकार की तरंगों के लिए छाया क्षेत्र है, और ये P और S दोनों प्रकार की तरंगे हैं उसके लिए क्या बनाती हैं, छाया क्षेत्र बनाती है। अब यदि अपन अगले बिंदु की बात करें बच्चों, 105 के परे पूरे क्षेत्र में S तरंग नहीं पहुंचती, और यदि 105 डिग्री ये हो गई अपन की 105 डिग्री, इस 105 डिग्री से ऊपर कोई प्रकार की S तरंगे नहीं पहुंचती है, सिर्फ 105 से नीचे ही S तरंगे रहती है, 105 के ऊपर कोई प्रकार की S तरंग नहीं चलती है। फिर अपन देखते हैं अगला बिंदु, S तरंगों का छाया क्षेत्र P तरंगों के छाया क्षेत्र से विस्तृत होता है, और S तरंगों का छाया क्षेत्र है वो P तरंगों के छाया क्षेत्र से क्या होता है, बड़ा होता है। जैसे ये देखो, ये जो सारा का सारा होता है वो S तरंग हो जाता है, और P तरंगा तो कितना होता है, बहुत ही कम। तो P तरंगों का छाया क्षेत्र कम होता है और S तरंगों का छाया क्षेत्र हमेशा क्या होता है, अधिक होता है। ये हमेशा याद रख लेना। और इस प्रकार का यूपीएससी में सवाल आया हुआ है कि किन तरंगों का छाया क्षेत्र सबसे विस्तृत होता है, तो याद रख लेना बच्चों, यहाँ पर मैंने आपको साफ शब्दों में लिखा है, S तरंगों का जो छाया क्षेत्र होता है वो P तरंगों की छाया क्षेत्र से बड़ा होता है। अब अगला बिंदु को अपन देखते हैं, 105 से 145 डिग्री तक के P तरंगों का छाया क्षेत्र की एक पट्टी के रूप में पृथ्वी के चारों तरफ प्रतीत होती है, और 105 से लेकर और 145, 105 से लेकर 145 के बीच में जो छाया क्षेत्र है वो पृथ्वी के ऊपर एक पट्टी के रूप में दिखाई देती, मतलब ये पूरी पृथ्वी की इस तरह एक पट्टी बन जाती है जहाँ पर कोई प्रकार के भूकंप की तरंगे नहीं पहुँचती हैं। अब बच्चों अंतिम इसका पॉइंट देखते हैं, पृथ्वी के 40% भाग से भी अधिक है, और ये छाया क्षेत्र का जो भाग है वो लगभग पृथ्वी के 40% भाग तक ये लगभग देखने को मिलता है। इस तरह हम देखते हैं कि पृथ्वी के ऊपर किन किन भागों पर तरंगे पहुंचती हैं और किन किन भागों पर नहीं पहुंचती। मैं एक बार वापस पुनः मैं एक बार शॉर्ट में इनको वापस रिपीट कर देता हूं कि इस पूरे टॉपिक के अंदर क्या बताया जा रहा है कि पूरी पृथ्वी के ऊपर जो तरंगे हैं वो केवल सिर्फ 105 डिग्री तक वो सिर्फ S तरंगे जाती है। याद रख लेना, ये 105 डिग्री मान लो डिग्री, और 105 डिग्री पर सिर्फ कौन सी तरंगे आएगी, यहाँ से यहाँ तक सिर्फ S तरंग, दोनों साइड यही बात होगी, ठीक है। तो या तो कौन सी तरंग होगी बच्चों, 105 डिग्री तक सिर्फ S तरंग। फिर बाद में यहाँ से अपन मान लो 145 और 145, ये हो गई अपने 101 डिग्री पे 145 डिग्री और 145, और इसके बीच में सिर्फ केवल कौन सी तरंग होगी, P तरंग ही होगी, हमेशा याद रखना। तो 105 से और 145 दोनों साइड, 105 से 145 दोनों साइड याद देखते हैं तो वो क्या बनता है, भूकंप छाया क्षेत्र। क्या बनता है, भूकंप छाया क्षेत्र। फिर हमने क्या कहा है कि भूकंप के अंदर जो S तरंग है वो 105 से ऊपर नहीं जाती हैं, और P तरंग है वो 145 से नीचे नहीं आती हैं। फिर हमने क्या देखा कि S तरंगों का छाया क्षेत्र बड़ा होता है और P तरंगों का छाया क्षेत्र छोटा होता है। अब भूकंप के छाया क्षेत्र के बाद हम बच्चों भूकंप के प्रभाव लेते हैं। आपको मालूम होना चाहिए बच्चों, जब भूकंप आता है तो हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, उससे प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ता है, प्राणियों पर क्या प्रभाव पड़ता है, इन सभी प्रभावों को हम अध्ययन करेंगे और कुछ महत्वपूर्ण जो प्रभाव है उनका विश्लेषण भी करेंगे। तो इसका पहला प्रभाव है भूमि को हिलना। आपको मालूम ही है जब भूकंप आता है तो भूमि के अंदर एक कंपन पैदा होता है और उसी कंपन के कारण भूमि हिलती है और भूमि हिलने से कारण बड़ी बड़ी इमारतें ढह जाती हैं, पेड़ गिर जाते हैं, चलते हुए वाहनों से दुर्घटना हो जाती है। ये सारी घटनाएं भूमि के हिल जाने के कारण होती हैं। तो भूमि का हिलने का मुख्य कारण है भूकंप से उत्पन्न होने वाली जो तरंगे जो ऊर्जा युक्त होती हैं, जैसे ये बाहर निकलती है भूमि के अंदर कंपन पैदा करती है। दूसरे बिंदु की बात करें, धरातलीय विसंगति। जब धरातल के ऊपर देखते हैं तो अपन भूकंप आ जाने के कारण दरारें पैदा हो जाती हैं, भ्रंश या विसंगति पैदा हो जाती है, जिससे विभिन्न प्रकार की जो इमारतें होती हैं वो गिर जाती हैं और जो भूमि फट जाने से बहुत सारी और घटनाएं घटित होने लगती है। तीसरा बिंदु देखते हैं भूस्खलन या पंगस्खलन। जब भूकंप आते हैं तो बड़े से बड़े जो पहाड़ होते हैं वो टूट कर गिरने लग जाते हैं और भूस्खलन से
कारण काफ़ी बार आवागमन के जो साधन होते हैं वो भी बाधित होते हैं। आस पड़ोस के अंदर यदि कोई बस्ती विकसित होती है वो बर्बाद हो जाती हैं, और पहाड़ों के ऊपर जो छोटे मोटे घर बने होते हैं वो उनको नुकसान पहुंचता है, वनस्पति को नुकसान पहुंचता है, जीवों को नुकसान पहुंचता है। ये सब भूकंप के कारण हुए भूस्खलन के कारण होता है। और आपको मालूम होना चाहिए बच्चों, भारत के अंदर सबसे ज़्यादा जो भूस्खलन होता है वो उत्तराखंड में होता है। कहाँ होता है बच्चों? उत्तराखंड में। याद रखना, भारत के अंदर सबसे ज़्यादा भूस्खलन उत्तराखंड में देखने को मिलता है। चौथा बिंदु देखते हैं, मृदा द्रवण। मृदा द्रवण का मतलब होता है मिट्टी का अपरदन होना। इसमें क्या होता है, जब भूकंप आते हैं तो मिट्टी का क्या हो जाता है, कटाव हो जाता है, जो भूस्खलन के रूप में भी हो सकता है और अन्य प्रकार से भी हो सकता है। और जब मिट्टी का कटाव होता है तो जिससे काफ़ी बार जो उपजाऊ भूमि है वो बंजर हो जाती है और कृषि तथा अन्य गतिविधियों पर बुरा प्रभाव देखने को मिलता है। यदि अपन अगले बिंदु की बात करें, धरातल का एक तरफ झुक जाना। जब भूकंप आता है तो कुछ भूभाग है ऊपर उठ जाते हैं और कुछ भूभाग नीचे बैठ जाते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था, एक तरंग बताई थी, एल तरंग। कौन सी तरंग बच्चों? एल तरंग। एल तरंग की विशेषता क्या है कि ये उभार व गर्त लेती हुई चलती है। क्या चलती है? उभार व गर्त लेती हुई चलती है। और जब ये उभार व गर्त लेती हुई चलती हैं तो इसमें क्या होता है बच्चों कि उभार और गर्त के कारण कुछ भाग ऊपर उठ जाते हैं और कुछ भाग नीचे हो जाते हैं, जिसके कारण कुछ भाग ऊपर उठने से उनके ऊपर ढलान ज़्यादा हो जाती है और ढलान होने से एक भाग का जो धरातल है वो झुक जाता है और दूसरी तरफ का जो भाग है ऊपर उठ जाता है। हिमस्खलन आपको मालूम ही है, जब पहाड़ों के ऊपर जब बर्फ़ की चोटियाँ जमी होती हैं और वापस जब भूकंप आ जाता है तो वहाँ के बर्फ़ की जो चोटियाँ हैं वो हिलने लग जाती है और हिलने के कारण हिम का क्या हो जाता है? स्खलन हो जाता है। और हिम स्खलन हो जाने से आसपास के जो बर्फ़ के पास जो चोटियों के पास कोई प्रकार की वनस्पति होती है, जीव होते हैं, उनको भी भारी नुकसान पहुंचता है। इसके बारे में आपने हिमालय के अंदर जो आए दिन हो रहे भूस्खलन के बारे में आपने टीवी रिपोर्ट के अंदर आपने देखा भी होगा कि किस तरह भूस्खलन होता है। और काफ़ी बार हमारे जो सबसे ऊंची जो कि सियाचिन जो बर्फ़ में बनी हुई है वहाँ पर इसी प्रकार का भूस्खलन की प्रवृत्ति देखने को मिलती है। अब बच्चों अपन देखते हैं धरातलीय विस्थापन। जब भूकंप आता है बच्चों तो धरातल के अंदर क्या पैदा हो जाती है? दरारें पैदा हो जाती है। और फिर दरारें पैदा हो जाने के कारण उसमें क्या बन जाती हैं? प्लेटें। और प्लेटें फिर एक दूसरे से अलग अलग दिशाओं में क्या करती हैं? गति करती है, जिसके कारण धरातल में क्या आ जाता है? विस्थापन, मतलब दरारें पैदा हो जाती है। आप अगले जो टॉपिक्स होते हैं उसके अंदर आप देखेंगे प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत, जिसमें आप देखेंगे भूकंप के कारण किस प्रकार प्लेटों का खंडन होता है और प्लेटों का निर्माण होता है और किस तरह वो गति करती हैं। वो सब अगले जो हमारा टॉपिक होगा उसके अंदर मैं आपको बताऊंगा। अगला अपन टॉपिक लेते हैं बांध व तटबंध के टूटने से बाढ़। आपको मालूम ही है, जब भूस्खलन होता है तो बड़े बड़े बांध टूट जाते हैं और जब बांध टूट जाते हैं तो उन बांध में भरा हुआ जो पानी होता है वह आसपास के गांवों और बस्तियों में घुस जाता है, जिसके कारण वह पानी के भराव को बाढ़ कह देते हैं और बाढ़ आ जाती है। और बाढ़ आ जाने के कारण वहाँ पर जान माल की भारी नुकसान होता है। और आपको मालूम है बाढ़ की परिभाषा क्या होती है? किसी क्षेत्र में अधिक मात्रा में जल के भराव को ही क्या कहते हैं? बाढ़ कहते हैं। और जब बाढ़ आती है तो जान माल की हानि होती है। अगला जो बिंदु लेते हैं आग का लगना। काफ़ी बार जब भूकंप आता है तो कोई ऐसी अनहोनी घटनाएं घटित हो जाती है जिसके कारण बस्तियों में आग लग जाती है और आग लग जाने के कारण काफ़ी नुकसान होता है। और काफ़ी बार भूकंप के कारण ज्वालामुखी विस्फोट भी हो जाता है। भूकंप के कारण क्या हो जाता है? ज्वालामुखी विस्फोट भी हो जाता है और उन ज्वालामुखी विस्फोट से निकला हुआ जो लावा होता है या मैग्मा होता है, जिसके कारण आसपास के क्षेत्रों में क्या लग जाती है? आग लग जाती है। अगला 10वां बिंदु देखते हैं इमारतों का टूटना तथा ढांचों का ध्वस्त होना। और जब भूकंप आ जाती हैं, भूकंप आ जाता है तो बड़े बड़ी जो इमारतें हैं, बड़े बड़े ढांचे हैं, बड़े बड़े जो मकान हैं वो पल भर में ही टूट कर गिर जाते हैं और मिट्टी में विलीन हो जाते हैं। तो भूकंप के कारण बहुत ज़्यादा जान माल और परिसंपत्ति को क्या पहुंचता है बच्चों? नुकसान पहुंचता है। अगले बिंदु की बात करें वस्तुओं का गिरना। जब भूकंप आता है तो बच्चों देखिए कि आपके जो घरों के अंदर जो ऊपर रखी हुई जो वस्तुएं होती है वो भी नीचे गिरने लग जाती है।
अंतिम जो बिंदु है वो है सुनामी। आपको मालूम है जब समुद्र के अंदर, सागर के अंदर, महासागर के अंदर जब भूकंप आता है तो समुद्री जो लहरें हैं पानी की वो ऊपर उड़ने लगती हैं, और ऊपर उड़ने के कारण जब इन तरंगों की गति बढ़ जाती है तो आसपास के तटों में ये पानी घुस जाता है, तो वहाँ पर बड़ी जान माल की क्या होती है, हानि होती है। और एक बात याद रखना है बच्चों, जो सुनामी शब्द है वो कौन सी भाषा का शब्द है, जापानी भाषा का शब्द है। सुनामी शब्द क्या है, जापानी भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ होता है बंदरगाह ऊपर उठने वाली लहरें। सुनामी का अर्थ क्या होता है, बंदरगाह ऊपर उठने वाली लहरें। आपको मालूम ही है 2004 के अंदर जब इंडोनेशिया, कौन सा बच्चों, इंडोनेशिया के अंदर जब ये सुनामी आई थी तो उस समय लाखों लोगों को काल का ग्रास बनाकर ले गई। इस सुनामी के कारण भारत का एक दक्षिणतम बिंदु था इंदिरा पॉइंट, कौन सा पॉइंट बच्चों, इंदिरा पॉइंट, वो जल विलीन हो गया। इसके अलावा हिंद महासागर में बहुत सारे जो छोटे छोटे जो द्वीप थे वो जल के अंदर डूब गए। सुनामी के कारण बहुत ज़्यादा नुकसान भी होता है। सुनामी का एक कारण तो भूकंप है और दूसरा कारण काफ़ी बार ज्वालामुखी विस्फोट होने के कारण भी सुनामी आ जाती है। तो आपको बच्चों पता चल गया होगा कि भूकंप आने से हमारे जीवन पर, हमारी प्रकृति पर, हमारी दिनचर्या पर क्या प्रभाव पड़ता है वो आपको मालूम हुआ है। तो बच्चों आज हमने भूकंप के प्रभाव और भूकंप के छाया क्षेत्र पढ़े, और पिछले वीडियो में हमने और भी भूकंप के बारे में जानकारी ली। तो आपको बच्चों इस टॉपिक को अच्छी तरह से समझकर नोट्स बनाने हैं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने हैं, और आप इस वीडियो के माध्यम से 11th क्लास के जो महत्वपूर्ण टॉपिक है उन सब का विस्तार के साथ आप अध्ययन कर सकते हैं, समझ सकते हैं। थैंक यू।